जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो का टाइटल देखा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका वीडियो नंबर पार्ट 2 लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देख लिया था कि राजनीति शास्त्र क्या है, संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, सरकार और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी, शासन के तरीकों को हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। उसके बाद इसमें हम लोगों ने विश्व का पहला संविधान अमेरिका के बारे में पढ़ा था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है बच्चों, ये सब देख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद लोकतंत्र के जो प्रकार हैं उसको पढ़ लिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक। उसका शासन के तरीकों के बारे में देख लिया था बच्चों हम लोगों ने कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक में जनता खुद भाग लेती है और गैर लोकतांत्रिक में निरंकुश शासन होता है, अधिनायकवादी शासन होता है और सैनिक शासन होता है बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने सरकार के तीनों अंगों के बारे में भी अगले वीडियो में पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है जो व्यक्ति कानून न माना है उसको सजा देना, उसका उल्लंघन करने वाले को सजा देना, उसकी जांच पड़ताल करना, कानून के जो विभिन्न अंग है उसकी व्याख्या करना। ठीक है बच्चों। उसके बाद चैप्टर में घुसे थे जिसमें हम लोगों ने देखा था सत्ता में साझेदारी का अर्थ हम लोगों ने समझा था कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है, और लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को भी हम लोगों ने अगले वीडियो में देख लिया था। और हम लोगों ने यह समझ लिया था कि किस प्रकार मैसूर असम में छात्रों के साथ मारपीट हुआ था, बिहार के छात्रों के साथ। गरीब भैया की स्थिति, जो कि हमारे यूपी और बिहार के लोगों को गरीब भैया कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। जिसको हम लोग यूपी बिहार में छोटे मोटे काम करते हैं इनको गरीब भैया कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसको भी देखा था। और लगभग हमारी यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी राशि जो है महाराष्ट्र के बैंकों में, मुंबई के बैंकों में जमा है, जिसका वो 1/4 भाग जो है बच्चों ऋण देने में यूज करते हैं, और जिसकी जो ब्याज होती है उससे उनको काफी फायदा होता है। फिर भी वो बिहारियों को और यूपी वाले लोगों को अनदेखा करते हैं बच्चों। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्षेत्रीय भावना के आधार पर जो समाज का बंटवारा हुआ है, रंगभेद नीति। ठीक है बच्चों। रंगभेद नीति, काले गोरे के बीच जो हमारा वर्ल्ड में तनाव चल रहा है, उस तनाव के बारे में भी हम लोगों ने समझा था, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन और एफ्रो अमेरिकन धावक टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने वर्ल्ड के सामने पहली बार काले गोरे का जो मुद्दा था उसको सामने में रखा था। और हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया था बच्चों कि किस प्रकार श्रीलंका में तमिल और सिंगली के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, और सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत इसे क्या क्या सुविधाएं दे रही है। और बेल्जियम में किस प्रकार फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच तनाव है। ये सारे वीडियो हमने अपने पार्ट 1 में, ये सारी चीज हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिया बच्चों। ये जो वीडियो है वो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो तो थोड़ा लंबा नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि मैं आज उतना समय नहीं दूंगा, लेकिन इसके पहले जो वीडियो बनाया वो लंबा था, और इसके बाद वाला वीडियो भी लंबा होगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लंबा करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं, पूरी की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूं बच्चों। ठीक है। इन सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया अपने पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोग बच्चों आगे की कुछ चीजों को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। लेकिन अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा रहा हो बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोगों में थोड़ा हौसला होता है, हम लोगों के अंदर थोड़ी हिम्मत बढ़ती है बच्चों, और हम लोग और भी बेहतर तरीके से वीडियोस बना के प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने या आपके लाइक करने से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा बच्चों, उल्टे आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को कुछ जो भी होता है वह फायदा हो सकता है, वह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो अपना बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा,
ताकि आपको हमारा टाइमली नोटिफिकेशन, हमारा जो वीडियो का है उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इसका फायदा हो सके बच्चों। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने अगले टॉपिक को लेकर शुरू करें बच्चों। जो अगला टॉपिक है क्या बोल रहा है, सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। ये समाज में भेदभाव और विविधता है बच्चों, ये क्यों उत्पन्न होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि कुछ जो व्यक्ति है, जो समाज में जो विभाजन होता है ना बच्चों, वो जन्म के आधार पर ही हो जाता है। ठीक है, बच्चे का जन्म के आधार पर ही विभाजन हो जाता है। जो भी व्यक्ति किसी भी विशेष जाति में जन्म लेता है, चाहे वो हिंदू में जन्म ले, चाहे ईसाई मिले, चाहे मुसलमान मिले, चाहे सिख मिले, ये धर्म के आधार पर हो गया, तो जन्म के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन गया। अगर आप हायर कास्ट में लेते हैं, ब्राह्मण में जन्म लेते हैं, तो जन्म ही आपका पहचान बन गया कि आप ब्राह्मण है बच्चों। अगर कोई मोची में जन्म ले रहा है तो जन्म ही उसका पहचान हो गया कि वो मोची है। तो इसी प्रकार से SC ST वगैरह में आप लोगों ने जिस भी कास्ट में जन्म लिया है, आप उसी कास्ट के हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये जन्म ही आपकी जाति का निर्धारण करता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी विशेष जाति का हो, वो उसी जाति का कहा जाता है। अगर कोई दलित में है, जैसे दलित तो आप लोग जानते हैं बच्चों, SC आते हैं, SC को दलित कहा गया है। लेकिन आप याद रखिए, ये चीज समझ के रखिए कि दलित कहने का मतलब दलित नहीं है हुए। ये जो समाज में हमारा जो मनुस्मृति है बच्चों, उस मनुस्मृति में समाज के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार हमारे जाति को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका वर्णन मैंने पिछली वीडियो में कर लिया बच्चों, वो मनुस्मृति की बात है। हम सब एक है, हमें कोई दलित, कोई हायर, कोई बैकवर्ड नहीं होता है। लेकिन जो कि हमारा समाज जो मनुस्मृति को फॉलो करते आए हैं, उसके अनुसार हमारा समाज जो है बच्चों, वह कई वर्गों में बटा हुआ है। अगर कोई भी बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है, अगर दलित में जन्म लिया तो बच्चा दलित जाति का ही होता है। ठीक है, जैसे दलित में जन्मा बच्चा दलित जाति का ही होता है, नहीं लिखा गया बच्चों, दलित जाति का ही होता है। पर सभी सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं थे बच्चों। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत व्यक्ति धर्म बदल दिए, धर्मांतर, धर्म को चेंज कर लेना, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत व्यक्ति धर्म बदल लेता है। तो धर्म का बदल लेना वो उनकी इच्छा पर डिपेंड कर लिया। आज कोई हिंदू है, उसने ईसाई को अपना लिया, मुसलमान इस्लाम को अपना लिया, या और कोई भी जाति के लोग दूसरी जाति को अपना लिए, तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो अपनी इच्छा से धर्म को बदल सकते हैं बच्चे। ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन जो शुरुआत में जो हमने जन्म लिया, तो हमारा शुरुआत ही उसी जाति से हो जाता है जिस जाति में हम लोग जन्म लेते हैं। लेकिन बाद में अपनी इच्छा से आप किसी जाति या किसी पेशा को चुन सकते हैं बच्चों। जाति या पेशा मतलब रोजगार हो गया, पैसा लिखा गया था, पेशा को आप लोग चुन सकते हैं। या फिर जन्म के पहले उसके परिवार में बहुत सारे लोग मान लीजिए आस्तिक हैं, तो बच्चा नास्तिक बन सकता है, मतलब भगवान को बिलीव नहीं भी कर सकता है, या नास्तिक थे तो बच्चा आस्तिक बन सकता है। ये बात की बात है। लेकिन जो मोस्टली सामाजिक विभाजन है, वो हमारे जन्म से निर्धारित हो जाता है कि हम किस जाति, धर्म या भाषा के हैं। ठीक है बच्चों, बाद में वो अगर अपना जाति, धर्म, भाषा बदल लेता है तो वो उसकी अलग की बात है, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। हम यह भी देखते हैं कि किसान के परिवार में बच्चा जन्मा, अगर किसान के परिवार में कोई बच्चा जन्मा है तो वो सरकारी सेवा में भी काम कर सकता है, वकील भी बन सकता है, या अन्य पेशा चुन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप किसान है, परिवार किसान है, तो वो बेटा सरकारी नौकरी, उसका बेटा सरकारी नौकरी नहीं करेगा, कर सकता है बच्चों, वो वकील भी हो सकता है, कोई भी पेशा चुन सकता है, स्वतंत्र है वो चुनने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं कि किसान का बेटा है तो किसान ही बनेगा। एक चीज को ध्यान दीजिए, आप अपने उम्र के अनुसार एजुकेशन के बाद अपने में एक अलग बदलाव ला सकते हैं, एक अलग बदलाव ला सकते हैं। वह भी एक तरह का विविधता ही है। अगर किसी किसान के बेटे ने सरकारी नौकरी पा ली तो उसके परिवार का रहन सहन, कल्चर को चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं विविधता को जन्म होती है, वो नई तरह के माहौल और परिवेश में प्रवेश करने लगता है बच्चों। तो ये कोई जरूरी नहीं कि किसान का बेटा वकील नहीं बन सकता, बन सकता है, वो अपने पेशा को, अपने रोजगार को चुन सकता है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक आते हैं कि सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, सामाजिक विभिन्नता या विभाजन का अर्थ होता है
विभिन्नता, विभाजन अलग हो जाए। जब विभाजन का मतलब तो पूर्ण रूप से बट जाना, और विभिन्नता का मतलब होता है समाज में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोगों का एक साथ रहना, उनमें अंतर मौजूद रहे लेकिन वे लोग एक साथ रहे। और अगर समाज बढ़ जाता है तो उसको हम सामाजिक विभाजन कहते हैं बच्चों। अगर हम लोग कहें सामाजिक विभिन्नता का अर्थ होता है जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के कारण लोगों में के समूहों में जो अंतर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि भोजन भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म और जाति से संबंध रखता है, कपड़ा भी हमारे धर्म और जाति से संबंध रखता है, यहाँ तक कि जो आभूषण, जो ऑर्नामेंट है, वह भी हमारी धर्म और जाति से संबंध रखता है। जैसे कि मान लीजिए इस्लाम में लोग हिजाब पहनते हैं, तो हिंदू में लोग चुनरी पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिजाब और चुनरी भी जो एक तरह से सामूहिक पहचान और विभिन्नता का पहचान है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह सामाजिक विभाजन तब बन जाता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नताएं किसी अन्य सामाजिक विभिन्नता से मिल जाती है। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सामाजिक विभिन्नता मिल जाती है तो सामाजिक विभाजन बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर जब दो या दो से अधिक सामाजिक विभिन्नता आपस में मिल जाती है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है बच्चों, समाज का बंटवारा हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब होता है कि जब दो या दो से सामाजिक विभिन्नता आपस में मिल जाए और उनके बीच पूर्ण रूप से अपने अपने विचार अलग अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन, जो विभिन्नता जो है वह सामाजिक विभाजन में बदलाव हो जाता है। जैसे कि अमेरिका में अश्वेत और श्वेत में अंतर उनकी भिन्न भिन्न जाति के कारण है, जो सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता है। देखिए अमेरिका में हम लोग जान रहे हैं कि श्वेत और श्वेत, काले और गोरे एक साथ मिलकर रह रहे हैं बच्चों, वे अलग अलग जाति के हैं। आप याद रखिएगा, जो गोरे अमेरिका में वह इंग्लैंड से आकर बसे हैं, और जो काले हैं वो वहाँ के मूल निवासी है बच्चों, जिसको रेड इंडियन भी कुछ काले को कहा जाता है, वो वहाँ की मूल आदिवासी जाति है, मूल निवासी है। तो वे लोग एक साथ जब तक मिलकर रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बच्चों सामाजिक विभाजन। लेकिन जब इनके बीच एकदम पूर्ण रूप से बंटवारा हो जाए, वो अपने आप को एक अलग समूह, अलग जाति, दोनों एक साथ रह रहे हैं लेकिन एक अलग समूह के रूप में खुद को देखने लगते हैं, तो ये कहलाता है विभिन्नता, सॉरी विभाजन। यानी जब जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समाज बट जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सामाजिक विभाजन कहेंगे। लेकिन जब जाति, धर्म और भाषा सब मिलके लोग एक साथ रहते हैं तो उसको सामाजिक विभिन्नता के रूप में हम लोग देखते हैं। सामाजिक विभाजन तब बनता है, देखो सामाजिक विभाजन बनता कब है? सामाजिक विभाजन तब उत्पन्न होता है जब आय यानी इनकम और सोर्स प्रभावित हो। अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे अमेरिका में ही देख लीजिए, जो श्वेत लोग है बच्चों वो अमीर है, शिक्षित है, लेकिन वहीं पर जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, वो गरीब है और बेघर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहां पर देखते हैं किसी एजुकेटेड पर्सन को, श्वेत को ही देखिएगा तो बोलिएगा बच्चे, अगर किसी आप अपने माइंड में रखिए, आपके माइंड में क्या आता है कि जो गोरे होते हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग होते हैं वो अमीर होते हैं, आपके माइंड में ये है। तो आप किसी भी विदेशी को देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, वो अमीर है, वो पैसा वाला, वो पूंजीपति है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। बट ऐसा नहीं बच्चों, उनके यहाँ भी गरीबी है, भले हमारे यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्या बहुत कम है लेकिन है गरीबी। उनके यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में काम करते हैं, उनके यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूर है, क्योंकि मजदूर तो बच्चों हर देश में है, उनके यहाँ भी मजदूर है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि वह गोरे हैं तो शिक्षित होंगे, अमीर ही होंगे, कोई जोड़ी नहीं है। लेकिन आज के डेट में ये पहचान ही विभाजन बन गया है। अमेरिका में आप कालों को देखिएगा तो समझिएगा बेघर है, गरीब होंगे, गोरों को देखिएगा तो समझिएगा पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे होंगे बच्चों। तो ये सामाजिक विभाजन यानी समाज को बांट रहा है, जिसके कारण जो है ना, काले जो है वो अपने आप को अलग समुदाय का समझने लग रहे हैं, और गोरे जो है वो अपने आप को भिन्न समुदाय का समझने लग रहे हैं, जिसके कारण काला और गोरा के बीच हमारा समाज जो है बच्चों बट गया है। तो आप लोगों को सामाजिक विभिन्नता क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभिन्नता तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाए। मैंने कहा ना, जब अश्वेत व्यक्ति से या को श्वेत व्यक्ति जो है हीन समझने लगे, गरीब समझने लगे, उनको महत्व न दे, तो ऐसे स्थिति में
जो अश्वेत लोग हैं उनके मन में श्वेतों के खिलाफ घृणा पैदा हो जाएगी, और यही घृणा जो है बच्चों कहीं ना कहीं समाज का बंटवारा कर देगा व्हाइट और ब्लैक में, काले और गोरे में। यानी जब कोई भी सामाजिक अंतर यानी काले गोरे का अंतर ही मान लीजिए वो दूसरी विभिन्नता से ऊपर हो जाती है तो समाज बढ़ जाता है बच्चों। जैसा कि अगर हम लोग इंडिया में देख ले, इंडिया में स्वर्णों और दलितों का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर आप मानिएगा हायर कास्ट देखिएगा, जैसे ब्राह्मण हो गए उनको आप हायर कास्ट में देखिएगा, राजपूत हो गए तो उनको आपके मन में क्या आएगी कि वे लोग गरीब है, ठीक है। आप दूसरी ओर दलितों को देखिएगा तो आपको क्या मन में आएगा, वे गरीब होंगे, वंचित होंगे, बेघर होंगे, क्योंकि ये एक मेंटलिटी बना हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन एक्चुअल में भी देखा जाए तो सामाजिक विभाजन हुआ है, दलित लोग जो है गरीब और वंचित तथा बेघर है। आज भी बिहार में समाज पर, क्योंकि देखिए दलित की स्थिति आज के डेट में बिहार में अच्छी नहीं है। दलित आज भी गरीब है, बेघर है, वंचित है, सुविधाएं नहीं है उनके पास बच्चों। लेकिन जो अमीर है, जो स्वर्ण है, सुवर्ण होगा, सुवर्ण नहीं खाता, स्वर्ण नहीं सुवर्ण होता है, ऊंची जाति। जो सुवर्ण है बच्चों वे आज भी अमीर है और सुविधा संपन्न जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में आप चुनाव में भी देखिएगा हायर और बैकवर्ड के बीच समाज बढ़ जाता है और नेतागण इसी को मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि जो दलित परिवार के लोग हैं वह गरीब है, वंचित है, बेघर है, और दूसरी ओर स्वर्ण यानी हायर कास्ट जो है सुविधा संपन्न जीवन जी रहे हैं। कभी कभी मुद्दा एक रहने के बाद भी धर्म के कारण अंतर और तनाव की स्थिति बन जाती है। देखिएगा कभी कभी मुद्दा एक है, मान लीजिए मुद्दा गरीबी है, हायर का भी मुद्दा गरीबी है, बैकवर्ड का भी मुद्दा गरीबी है, या हायर का भी मुद्दा आज के डेट में मान लीजिए इंडिया में कई जाति के लोग हैं, किसी दो जाति का मुद्दा एक है लेकिन धर्म अलग अलग है, तो देखिएगा एक जाति दूसरे का फेवर नहीं करेगी। यानी मुद्दा एक रहने के बाद भी धर्म के कारण अंतर हो जाता है। आज मान लीजिए इंडिया में कई जाति के लोग हैं ना, किसी एक मुद्दे पर मुद्दा जो भी मुद्दा, चाहे गरीबी मुद्दा हो, ठीक है, या और कोई मुद्दा हो, किसी एक मुद्दे पर डेवलपमेंट मुद्दा हो, गरीबी मुद्दा हो, एक मुद्दे पर आप देखिएगा कि वो मुद्दा सबके लिए जरूरी है, सब उस मुद्दे को देख रहा है। लेकिन धर्म के आधार पर अगर किसी विशेष जाति के लोग उस धर्म का, उस मुद्दे का सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग उसका क्या कर देंगे बच्चों, विरोध कर देंगे। जैसा कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में देखने को मिलता है, दोनों में ईसाई लोग रहते हैं बच्चों, फिर भी मुद्दा एक है, दोनों ईसाई लोग हैं, फिर भी मान लीजिए गरीबी का मुद्दा हो या एजुकेशन का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, अगर किसी मुद्दे में कैथोलिक लोग सपोर्ट करते हैं तो उस मुद्दे का प्रोटेस्टेंट क्या करेंगे, विरोध करेंगे, या प्रोटेस्टेंट किसी मुद्दे का सपोर्ट कर रहे हैं तो कैथोलिक विरोध करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया है कि कैथोलिक जो है वो अलग धर्म है और प्रोटेस्टेंट जो है अलग धर्म है, जिसके कारण वहां जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तनाव की स्थिति बनी है। मुद्दा भले एक है बच्चों, लेकिन धर्म के कारण दोनों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। पर अगर टकराव की बात किया जाए, टकराव और सामंजस्य से लोकतंत्र में मजबूती आती है। देखिए बच्चों, क्योंकि मान लीजिए कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा तो जो लोकतंत्र का नेता है बच्चों वह तानसा बन जाएगा। इसलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, टकराव लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, समानता भी बच्चों लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि टकराव की स्थिति को देखकर ही सामंजस्य लाने की नीति बनाई जाती है। टकराव को देखते हैं तो कमियां सामने आती है और उन कमियों को सुधार करके समानता स्थापित करने की कोशिश लोगों द्वारा की जाती है। ठीक है, कमियां दिखती कब है बच्चों, कमियां तब दिखती है जब विरोध होता है। अब विरोध होगी कब, जब टकराव होगा। टकराव से लोगों की गलतियां सामने आएगी और उन गलतियों के द्वारा, जो मान लीजिए करने के बाद दलित बोले, आज दलितों की समस्या से लोग जानकार नहीं थे, दलित की क्या प्रॉब्लम है इससे लोग जानकार नहीं थे, लेकिन दलितों ने जब विरोध करना शुरू किया और हायर दलितों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब जाके लोगों के सामने दलितों की समस्या आई, तब जाके लोगों ने दलितों में समानता लाने के लिए, दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अगर मान लीजिए
दलित और हायर में टकराव ही नहीं होता, तो दलितों की स्थिति की जानकारी लोगों को नहीं होती, गवर्नमेंट को नहीं होती, और उनकी स्थिति में सुधार का मुद्दा भी नहीं होता। इसीलिए कहा गया बच्चों, अपनी मांगों को रखना सीखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। आपकी एक मांग, आपके एक अधिकार कहीं ना कहीं पूरे समाज, और पूरे जाति, पूरे धर्म, पूरे देश का विकास कर सकता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक भेदभाव। क्या पढ़ा? सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि जाति जो है, जन्म जो है, वह कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन का आधार है, सामाजिक विभिन्नता उत्पन्न करती है। धर्म ही हमारी जो सभी स्थितियों को, हमारी जाति को समाज में एक अलग रूप दे देती है। हम जिसमें जन्म लेते हैं उसी जाति के कहलाते हैं बच्चे। और याद रखिएगा, विभिन्न जाति के लोग जब एक साथ रहते हैं, विभिन्न जाति के जब एक साथ लोग रहते हैं, तो वो इसकी विभिन्नता कहलाती है बच्चों। और विभिन्नता जो है, अगर वो हद से ज्यादा हो जाए, लोग एक जाति के लोग दूसरी जाति को थोड़ी सी घृणा की दृष्टि से देखने लगे, तब हमारा समाज बढ़ जाता है, और यह स्थिति सामाजिक विभाजन कहलाती है बच्चों। और याद रखिएगा, विभिन्नता कहीं ना कहीं विरोध का साधन बनती है, टकराव का साधन बनती है, द्वंद्व का साधन बनती है। और ये द्वंद्व टकराव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि टकराव उत्पन्न होती है तब जाके समानता आती है, और समानता आती है तो जनता या लोगों की भलाई के लिए काम करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है बच्चों। अब अगला है, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो जाति है वह राजनीति पर क्या प्रभाव डालती है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, जाति राजनीति को काफी प्रभावित करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके भारत में बच्चों। ठीक है, जाति का विशेष प्रभाव दिखता है। अगर हम लोग अपने इंडियन पॉलिटिक्स को उल्टा कर देखें, तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ, और अंतरिम सरकार में भी पंडित नेहरू जी जो थे वो पीएम थे। उसके बाद कंटिन्यू पीएम, दूसरी पीएम, तीसरी पीएम यही रहे। फिर पीएम बने आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर पीएम बनी इंदिरा गांधी। तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं अगर हम देखें, चाहे वो राज्य का स्थिति हो, चाहे वो केंद्र की स्थिति हो, सभी जगह पर ऊंची जातियों का वर्चस्व देखने को मिला, क्योंकि ये सभी जो थे ब्राह्मण क्षेत्र से थे, ब्राह्मण थे बच्चों। उन ऊंची जातियों का वर्चस्व देखने को मिला था। 1977 तक भारत में ज्यादा से ज्यादा जो नेता थे वो हायर कास्ट के थे, ऊंची जाति के थे। लेकिन 90 के दशक के बाद, 77 में मोरारजी देसाई बने, उसके बाद 90 के दशक के बाद, 1990 के बाद स्वर्ण और मध्यम जाति का दबदबा बढ़ा। 67 तक पूरी तरह से ऊंची जाति का दबदबा था बच्चे। उसके बाद थोड़े मिडिल क्लास के लोग आए, 77 में मोरारजी देसाई बने पीएम। ठीक है बच्चे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदलनी शुरू हुई। ठीक है, चौधरी चरण सिंह बने, ये सब भी हायर कास्ट के थे। लेकिन 1990 के बाद बच्चों समाज में, 1967 तक तो पूरा हायर का दबदबा रहा, लेकिन 67 के बाद कहीं कहीं हायर का दबदबा करना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन केंद्र में तभी भी हायर ही थे। ठीक है, उसके बाद दलित, 90 के दशक तक सवर्ण जाति और मध्यम जाति का दबदबा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में रहा। आप जैसे मान लीजिए कई पीएम बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर हम लोग देखें, जाति राजनीति को बहुत प्रभावित करती है, तो क्लियर है जो पॉलिटिक्स है उसको कास्ट प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग बात करें 1967 के आसपास देखते हैं, तो इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में ऊंची जाति का दबदबा था बच्चों। जैसे पंडित नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब जो थे, जितने भी नेता हुए, इंदिरा गांधी, वो सब हायर कास्ट के थे, उनका वर्चस्व था। लेकिन 90 के दशक के बाद सवर्ण और मध्यम दोनों का प्रभाव रहा बच्चे। 67 तक पूर्ण रूप से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ऊंची जाति का प्रभाव रहा, और 90 के दशक के बाद हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ऊंची जाति और मिडिल, मध्यम क्लास यानी ओबीसी, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिला। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इंडिया में
जो राजनीति हुई उस राजनीति में दलित जो है वो मुख्य सा बनने लगे, क्योंकि उनमें दलितों में जागृति आ गई थी। यहाँ क्लियर हो गया कि 1967 तक भारत की पॉलिटिक्स में हाइयर जाति का दबदबा रहा, उसका 90 के दशक में हाइयर और मिडिल क्लास दोनों का दबदबा हो गया। लेकिन उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में दलित जाति का प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि दलित जो थे पहले जागृत नहीं थे, अब दलितों में जागृत आ गई, दलित कॉन्शियस होने लगे, वे भी अपनी मांगों और अधिकारों के लिए सजग होने लगे। और उनके माइंड में भी ये बात आ गई कि जब तक वे, तो दलितों में जब जागृति आने लगी, दलित जब कॉन्शियस होने लगे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिक्स में भाग लेना होगा। तो दलित भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगे। और अब देखिएगा कि कई सारे दलित जो लीडर हैं वो हमारे पीएम राष्ट्र के रह चुके हैं बच्चों। लेकिन अगर बात किया जाए, ऐसी स्थिति भारत की ही नहीं पूरे विश्व की है। यानी जाति के आधार पर पॉलिटिक्स का मुद्दा केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अगर हम यूरोपीय देश में जाते हैं तो यूरोपीय देश में ईसाई जगत में दो विचारधारा के धर्म है। यानी ईसाई में ही दो विचारधाराएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और अगर हम लोग यूरोपीय देश में देखें तो यूरोपीय देश में इन दोनों विचारधाराओं के बीच, कैथोलिक के बीच और प्रोटेस्टेंट के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है बच्चों। वहां अक्सर तनाव की स्थिति रहती है। कैथोलिक जैसे अपने यहाँ विभिन्न जातियों में हायर बैकवर्ड में तनाव होता है, वैसे ही वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में तनाव देखने को मिलता है बच्चों। और उसी तरह अगर हम लोग इंग्लैंड का जिक्र करते हैं तो इंग्लैंड में यूनियनिस्ट, ठीक है, और नेशनलिस्ट, इन दोनों के बीच तनाव देखने की घटनाएं कई जगह देखने को मिली है। यानी तनाव का माहौल केवल इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी कई राष्ट्रों में तनाव के माहौल देखने को मिलते हैं। यूरोपीय कंट्री, जिसको कि हम लोग एक कॉन्शियस और डेवलप कंट्री बोलते हैं, इस यूरोपियन कंट्री में भी तनाव देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, कहीं पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेके, तो कहीं पर यूनियनिस्ट और सोशलिस्ट को लेकर। ये देख ही रहे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तनाव है और कई यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच तनाव देखने को मिलता है बच्चों। अगर हम लोग बात करें सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले तत्व, तो याद रखिएगा, सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले तत्व है स्वयं की पहचान की चेतना। यानी पहला तो समाज बढ़ता इसलिए है कि लोग अपने पहचान के लिए लड़ते हैं और अपने पहचान की चेतना में, अपने पहचान के कारण लोगों के बीच तनाव बढ़ता है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोगों की एक जो पहचान है, उस पहचान को हम केवल अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, हमारी एक और पहचान होती है। हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना तो होती है, राष्ट्रीय चेतना के अंदर उपराष्ट्रीय चेतना भी हमारे पास होती है। जैसे हम इंडियन है तो उसके बाद बोलेंगे हम बिहारी है, हम इंडियन है तो कोई बोलेगा बंगाली है, हम इंडियन है कोई बोलेगा पंजाबी है। यानी एक राष्ट्रीय चेतना तो है, वी ऑल आर इंडियन, बट समवन इज बिहारी, समवन इज पंजाबी, समवन इज आसामी। तो अलग अलग विचारधारा के लोग भी देखने को मिलते हैं। यानी हम अपनी पहचान को दो रूपों में देखते हैं, मैं इंडियन हूं तो मैं हिंदू, मैं इंडियन हूं तो मैं मुसलमान हूं, मैं इंडियन हूं तो मैं बिहारी हूं, मैं इंडियन हूं तो मैं बंगाली। कुछ ऐसी विचारधारा लेकर चलते हैं। और जब ये उपराष्ट्रीय चेतना, ये जो उपराष्ट्रीय चेतना, ये अगर उग्र हो जाती है तो अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है और समाज में विभाजन हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय चेतना सबकी एक ही होती है, अलग क्या होती है, तो उपराष्ट्रीय चेतना अलग होती है। इंडियन तो सब है बच्चों, लेकिन कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई हायर है, कोई बैकवर्ड है। ये उपराष्ट्रीय चेतना जब ज्यादा उग्र हो जाती है तो समाज विभाजन हो जाता है। और इसी कारण हम लोग कहते हैं कि लोग अपने पहचान के लिए भी लड़ते हैं और असंतुलन पैदा होती है और समाज का विभाजन हो जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, समाज विभाजन का दूसरा कारण है राजनीतिक दलों द्वारा समुदायों की मांग को प्रस्तुत करना। यानी जो राजनीतिक दल है वो किसी समुदाय के मांग को किस प्रकार रखती है सरकार के सामने, ये भी विभाजन पर डिपेंड करना है। अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल अगर हायर की सुने, हायर की मांग को सरकार के सामने रखे और बैकवर्ड की मांग को गौर ही नहीं करे, तो बैकवर्ड अपने आप को अलग थलग समझने लगेंगे। ठीक है,
या फिर कोई राजनीतिक दल बैकवर्ड की मांग को ध्यान दे, हायर की मांग को गौर ना करे, तो हायर खुद को अलग थलग समझने लगेंगे। तो कोई भी राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांग को किस प्रकार देखता है, किस प्रकार रखता है, यही सामाजिक विभाजन का कारण बनता है बच्चों। अगर कोई राजनीतिक दल किसी विशेष उपाय की मांग को अनदेखा करता है, अगर कोई राजनीतिक दल किसी विशेष उपाय नहीं होगा, समुदाय किसी विशेष समुदाय की मांग को अनदेखा करता है, तो वो समुदाय अपने आप को अलग मानने लगता है, और इस सामाजिक विभाजन होता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये जो राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल किसी भी समुदाय के मांग को किस प्रकार सरकार के सामने रखती है, ये भी सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। अगर उसके मांग को गौर करती है, उसकी मांगों को सही तरीके से सरकार के सामने रखती है, तो समाज में बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समुदाय के मांगों को अनदेखा करती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, तो ऐसे में वह जो समुदाय वह खुद को अलग मानने लगते हैं बच्चों, जिसके कारण समाज में विभाजन हो जाता है। वह समझते हैं कि मैं अलग हूं, और इसी के कारण समाज हमारा टूट जाता है बच्चों। ठीक है। तीसरा सामाजिक विभाजन का कारण है सरकार की मांगों के प्रति सोच। यानी जब किसी राजनीतिक दल ने किसी भी मांग को सरकार के सामने रखा, तो सरकार उस मांगों पर क्या ध्यान देती है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना का या फिर सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। अगर सरकार समुदाय के मांग को किस प्रकार देखती है, यह सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। अगर अल्पसंख्यक की मांग पर सरकार ध्यान न दे, जो माइनॉरिटी है उसके मांग पर सरकार ध्यान न दे, उसके मांग को सरकार अनदेखा करे, तो ऐसे में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक जो है खुद को एक अलग समुदाय समझने लगते हैं। उनको लगता है कि ये देश उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे में समाज टूट जाता है और समाज का विभाजन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले पहला तत्व कौन है, स्वयं की पहचान यानी राष्ट्रीय चेतना, और एक उपराष्ट्रीय चेतना का होना। राजनीतिक दलों को सरकार के सामने कैसे, राजनीतिक दल किसी समुदाय के मांग को सरकार के सामने कैसे रखती है, ये भी सामाजिक विभाजन पर डिपेंड करता है। सामाजिक विभाजन इस पर भी डिपेंड करता है। और अगला है कि सरकार की मांग, जो जो सरकार के सामने जो मांग है, जो भी किसी समुदाय विशेष की मांग है, उस मांग के प्रति सरकार की सोच क्या है, वो कैसा सोचती है, ये सोच भी कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं ये जो सामाजिक विभाजन होता है बच्चों, इस सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव, जाति, धर्म और लिंग, ये सामाजिक विभाजन में क्या भूमिका निभाते हैं, इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, जाति सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार है बच्चों। आज के डेट में समाज का विभाजन सबसे पहले जाति के आधार पर ही होता है। कोई हायर, कोई बैकवर्ड, कोई बढ़ई, कोई कुम्हार, कोई किसी जाति का। ठीक है। ये समाज का विभाजन जाति के आधार पर ही होता है बच्चों। और जाति बनती है पेशा से। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का काम कर रहा था, हम उसको बढ़ई करने लगेंगे। कोई दूध बेच रहा है, उसको हम लोग ग्वाला करने लगेंगे। तो ये पेशा जो है वह कहीं ना कहीं जाति का आधार बन जाता है बच्चों। और पेशे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। वह सामाजिक व्यवस्था जो पेशे पर आधारित है बच्चों, उसे हम लोग जाति कहते हैं। जाति समाज की मुख्य पहचान बन गई आज के डेट में। लोग अपनी शादी, अपने बाल बच्चों की शादी विवाह जो है अपनी ही जाति में कराना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी जाति से बाहर अगर किसी बच्चे का या अपने किसी बच्चे का शादी करा देंगे, तो वो उनके लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि उनके बच्चे का भविष्य उसमें खतरे में पड़ जाएगा। उन लोगों की मान सोच ऐसी हो जाती है। इसीलिए लोग जो है अपने बच्चे की शादी विवाह भी अपनी जाति में करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक जाति के खान पान, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, और खान पान और रीति रिवाज उस जाति की पहचान बन जाती है। तो ये क्लियर हो गया कि जाति व्यवस्था जो है बच्चों, वो पेशे पर आधारित है। और पेशे पर आधारित जाति व्यवस्था को, पेशे पर आधारित समाज की व्यवस्था बच्चों जाति कहलाती है। और लोग अपने एक ही समाज में, अपनी समाज में शादी विवाह करवाना चाहते हैं। खान पान पर सभी जाति के अलग अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, और ये खान पान, रीति रिवाज किसी विशेष जाति, धर्म के लोगों की पहचान बन जाती है बच्चों। जाति का जो मेन अर्थ होता है, जाति उत्पन्न कहाँ हुई है, तो जाति उत्पन्न हुई है वर्ण व्यवस्था से। कहां से उत्पन्न हुई है बच्चों? वर्ण व्यवस्था से। यानी जातिगत समुदाय का सबसे बड़ा भाग वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का बड़ा भाग कहलाती है। और वर्ण व्यवस्था यह बताती है कि कौन सी जाति समाज के किस पायदान पर है।
कौन सी जाति समाज के किस पायदान पर है, किस नंबर पर है, किस कैटेगरी पर है, ये वर्ण व्यवस्था बताती है। और हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था जो है बहुत जटिल है बच्चों, और ये एक व्यवस्थित रूप में है, जिससे कम रूप में ब्राह्मण, जिसमें जिसमें जो है 4 रूप है बच्चों, जिसके 4 रूप है। यहाँ मिस्टेक लगा गया है बच्चों, जिसके 4 रूप है। कितने रूप है? 4 रूप है, यहाँ लिखा गया जिसके 4 रूप है। नंबर 1 कौन है बच्चों? ब्राह्मण, ब्राह्मण। नंबर 2 है क्षत्रिय, नंबर 3 है शूद्र, और नंबर 3 है वैश्य, नंबर 4 है शूद्र। और यह माना जाता है बच्चों कि ये जो उत्पत्ति है ना, ये सारी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ये सभी मतलब हिंदू धर्म में ये माना गया है कि जाति का उत्पत्ति का कारण, वर्णों की उत्पत्ति का कारण क्या है बच्चों? ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बना है। ये माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बना है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे बच्चा? ब्रह्मा के मुख से, ठीक है। और उन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। ये माना जाता है कि वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण ही कर को नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो ब्रह्मा भगवान होते हैं, जिसको सृष्टि का निर्माता बोला गया है, सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा को बोला गया बच्चों, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने हैं, ऐसा माना जाता है। और वेदों को पढ़ने का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मणों को है। पुराने समय में ना बच्चों, ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था काफी जटिल थी बच्चों। जो दूसरे पायदान में आते, पहले पायदान में ब्राह्मण आते हैं, दूसरे पायदान में कौन आते बच्चों? क्षत्रिय आते हैं। और क्षत्रियों को ब्रह्मा का भुजा से उत्पन्न माना गया है, और माना गया कि क्षत्रियों को शासन करने और युद्ध करने का अधिकार है। यानी शासन करने और युद्ध करने का अधिकार दिया गया क्षत्रियों को। अब वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया बच्चों ब्राह्मण को। शूद्रों को ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न माना गया है। माना गया कि शूद्र, सॉरी, पहले वैश्य को देख लेते हैं, तीसरे नंबर में वैश्य आएगा। वैश्य को ब्रह्मा के जांग से उत्पन्न माना गया बच्चों, और माना गया कि वैश्य को व्यापार करने का अधिकार है। और चौथा नंबर में माना गया है शूद्र। शूद्र को ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न माना गया, तलवा जो होता है ना, उससे उत्पन्न माना गया। और माना गया कि शूद्रों का काम है ऊपर वाले तीनों वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना बच्चों। ये माना गया कि शूद्र को ऊपर के जो तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए उत्पन्न माना जाता है। उनको माना गया कि शूद्र जो है वह उत्पन्न ही हुए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए। समझे बच्चों? इसके अलावा समाज में एक और जाति है, एक और वर्ग है, जिसको हम लोग अंतज या अछूत कहते हैं बच्चों। यानी एक ऐसी जाति का वर्ग है जिसको लोग मानते हैं कि इसको अगर हम छू लेंगे तो हमारी जाति क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। जिसके अंदर जनरली माना गया है चंडालों को, चंडालों को माना गया है, चुहारों को माना गया बच्चों। ये सब ऐसी जाति थे जिनको छूने से भी लोग समझते थे कि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इनको अंतज या अछूत माना जाता था। और ये जो है ना बच्चों, ये इनकी बस्तियां गांव के बाहर होती थी। ये गांव में लोगों के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि जब माना गया कि इसको छूने से इनकी जाति नष्ट हो जाएगी तो गांव में रहेंगे कैसे? तो इनकी बस्तियां ही गांव से बाहर होती थी, ठीक है बच्चों। इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। शूद्र, अछूत या दलित, इन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, और समाज में इनकी स्थिति खराब थी। शूद्रों को, अछूतों को, दलितों को, अछूत मतलब अंतज, इनको शिक्षा यानी पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, और समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब थी बच्चों। और ये भी माना जाता था कि अगर कहीं ये लोग किसी भी कारण से अगर कहीं वेद सुन लिए तो इनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। यहाँ तक की स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी बच्चों। और बाद में कई तरह के सुधार हुए। अब आजादी के बाद कई तरह के सुधार हुए, कानून बनाए गए, ठीक है। और अब जाके दलितों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब दलित की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई है, क्योंकि सरकार इनके फेवर में आई है बच्चों, ठीक है। औसत हैसियत के मामले में दलितों की स्थिति आज भी खराब है, याद रखिएगा, ठीक है। स्थिति सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जातियों के अलावा अभी भी दलित की स्थिति बहुत खराब है, जिसको हम एससी और शेड्यूल ट्राइब जनजाति कहते हैं। इन दोनों की स्थिति खराब है। सबसे खराब शेड्यूल ट्राइब की है, उसके बाद एससी यानी शेड्यूल कास्ट की है बच्चों। यानी दलितों की स्थिति आज भी खराब है। हालांकि एक चीज है, ऐसा बात नहीं कि दलित ही गरीब होते हैं। अमीर गरीब हर जाति में बच्चे, हर जाति में अमीर गरीब है। ब्राह्मणों में भी गरीब ब्राह्मण है। अब तो सुने होंगे सुदामा का नाम गरीब ब्राह्मण थे, बहुत पुरानी कहानी है कृष्ण और सुदामा। तो ब्राह्मणों में भी गरीब होते हैं बच्चों। ऐसी बात नहीं कि ब्राह्मण ने पैदा लिए तो गरीब नहीं होंगे, लेकिन दलितों की तुलना और आदिवासियों की तुलना में इनमें गरीबी, आदि में गरीबी ज्यादा है। ब्राह्मणों में भी, हायर कास्ट में भी गरीबी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दलित और ब्राह्मण है बच्चों,
उनकी तुलना में गरीबी ब्राह्मणों में कम है, क्षत्रियों में कम है, शूद्रों में कम है। ज्यादा गरीबी किसमें देखने को मिली है? दलितों में, आदिवासियों में। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, राजनीति में जाति का प्रभाव। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना बच्चों, पॉलिटिक्स भी जाति को प्रभावित करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स से पर जाति काफी डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, चुनाव के समय सब चाहती है, सभी पार्टियां चाहती है कि जो पॉलिटिक्स हो, जो राजनीति हो, वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखे हो। यानी मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में विशेष जाति के लोग ज्यादा है, मान लेते किसी क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा है, तो राजनीतिक पार्टी सोचती है कि ब्राह्मण से ही हम अपना कैंडिडेट को खड़ा करें। अगर वह क्षत्रिय ज्यादा है, यानी कहने मतलब राजपूत ज्यादा है, तो राजपूतों से अपनी कैंडिडेट को खड़ा करने की लोग कोशिश करते हैं। अगर वह एससी ज्यादा है तो सोचा जाता है कि एससी से कोई कैंडिडेट खड़ा हो। यानी लोग अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए उस इलाके में मौजूद जातीय समीकरण को देखते हैं बच्चों। जिसकी जातीय समीकरण में संख्या ज्यादा होती है, उम्मीदवार उसी जाति के चुने जाते हैं। ये राजनीति में प्रभाव देखने को मिलता है जाति का। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग राजनीतिक पार्टी के बारे में जिक्र करें तो राजनीतिक पार्टी जो है बच्चों, जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना का सहारा लेती है, जातिगत भावना को भड़काती है। यानी जातिगत भावना को भड़का करके वो चाहती है कि विशेष जाति के लोग उनके पक्ष में हो और उसका सहारा लेकर वो चुनाव जीते। यानी कहीं ना कहीं लोगों को भड़का करके, जातिगत भावना के आधार पर भड़का करके वो जीत हासिल करना चाहती है। वो जिस जाति के रहते हैं, मान लीजिए कोई हायर है तो हायर को बैकवर्ड के खिलाफ भड़काएगा, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड को हायर के खिलाफ भड़काएगा, ताकि वे लोग एक होकर उनको वोट दे। ठीक है बच्चों, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय दलित और निचली जाति को महत्व देती है। तो गौर किए होंगे, जब इलेक्शन आता है तो हायर कास्ट भी दलितों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात फिक्स हो जाता है कि उच्च जाति के उम्मीदवार भी दलित जाति और नीच जाति के सामने झुकते हैं। इलेक्शन के समय आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह में कि बहुत सारे नेता जो है दलितों के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं दलितों के साथ। ऐसे नहीं खाएंगे, लेकिन चुनाव के समय खाएंगे ताकि वो अपनी छवि को एक अच्छा बना सके, ये दिखा सके कि नहीं मैं सबके साथ हूं। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में चुनाव के समय दलितों की भी और निचली जाति की भी महत्व बढ़ जाती है। लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि चुनाव जातियों के खेल है। लोग ये समझते हैं कि चुनाव जो जातियों का खेल है, यानी जाति ही निर्धारित करेगी चुनाव को जिताने में, लोगों का ये भावना है। लेकिन ये सही नहीं है बच्चों। अगर हम लोग कैसे गौर करते हैं, चुनाव ही जातीय क्या बोलता है उसको, पॉलिटिक्स जिताने के लिए जिम्मेवार है। चुनाव ही राजनीति के लिए महत्वपूर्ण, सॉरी जाति ही राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है और चुनाव जीतने के लिए जातिगत भावना जरूरी है। तो ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है बच्चों। ठीक है, कैसे गलत है? क्योंकि हम लोग अगर गौर करें, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हुआ, उस क्षेत्र में मान लीजिए आप ही के एरिया में म्यूनिसिपैलिटी चुनाव होता है या ग्राम पंचायत चुनाव होता है, तो आप लोग देखेंगे कि किसी एक नंबर वार्ड में या 2 नंबर वार्ड में केवल एक ही जाति के लोग नहीं बच्चों, ढेर सारी जाति के लोग हैं। तो आप लोग ये देखिए, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन जो है वो किसी एक जाति के आधार पर नहीं होता बच्चों, उसमें कई जाति के लोग रहते हैं और कई जाति के लोग मिलकर वोट देते हैं तो व्यक्ति चुनाव जीतता है। इसलिए उम्मीदवार को ना सभी जाति का भरोसा हासिल करना पड़ता है। सभी जाति का भरोसा वो हासिल करेंगे तो ही वो चुनाव जीत पाएंगे, नहीं तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे बच्चों। और कोई भी पार्टी केवल एक जाति के बल पर सत्ता में नहीं आ सकती बच्चों, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। कोई भी पार्टी केवल एक जाति के बल पर सत्ता में कभी नहीं आ सकती है। वो जो सोचेगी कि मैं केवल एक जाति के बल पर सत्ता में आ जाऊं, ये असंभव है। कोई भी जाति केवल एक ही जाति के बल पर सत्ता पर कभी नहीं आ पाएगी। उनको सत्ता में आने के लिए बच्चों सभी जातियों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इस चीज को कि कभी कभी यह भी हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार जीत कर आया है उस निर्वाचन क्षेत्र में उस जाति के लोग बिल्कुल नहीं है या फिर गिने चुने। यह भी देखने को मिलता है कि कभी कभी ये भी देखेंगे कि जो कैंडिडेट जीत कर आया है ना, और वो जिस एरिया से जीत कर आया है उस एरिया में उसके जाति के लोग है ही नहीं या फिर बिल्कुल कम है, फिर भी वह जीत गया है।
ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर जातिगत भावना ही चुनाव का आधार होती तो जो पार्टी चुनाव जीत कर आती जातीय भावना के आधार पर, वह जिंदगी में चुनाव नहीं हारती बच्चों। अगर जाति ही चुनाव का आधार है तो एक बार जो पार्टी जातिगत भावना के नाम पर चुनाव जीत जाती तो ये क्लियर हो जाता कि उसी जाति का संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में दूसरी पार्टी कभी भी नहीं जीत पाती। आप लोग देखेंगे ना, कभी बीजेपी जीतता है तो कभी कांग्रेस जीतता है, कभी कम्युनिस्ट जीतते हैं, कभी समाजवादी जीतते हैं। क्यों? अगर जातिगत भावना रहता तो हमेशा बीजेपी जीतता या फिर हमेशा कांग्रेस जीतता। ये याद रखिएगा, जातीय भावना अटूट होती है, ठीक है। अगर अटूट नहीं होती, टूटती है जातीय भावना भी। अगर जातीय भावना अटूट होती है ना बच्चों, तो जो जाति के लोग एक बार चुनाव जीत गए हैं वो दोबारा कभी भी नहीं हारते बच्चों, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इतना पढ़ा देने के बाद ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो जो है हमारा खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 के लिए मैं इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं तो चैप्टर 1 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैंने डीपली एनालिसिस करके सारे विषय वस्तु को इसमें बताने की आप लोगों के लिए कोशिश किया हुआ है, ठीक है बच्चों। कभी कभी राजनीति में समान स्थिति की जातीय समुदाय को जोड़कर गठबंधन बनाया जाता है। आप लोगों को बता दें, कभी कभी आप लोग देखिएगा पॉलिटिक्स में जब किसी एक पार्टी को सरकार नहीं बनती बच्चों, जब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो समान विचारधारा वाले कई जाति मिलके सरकार बनाते हैं। आपको बता दें कि आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को एनडीए कहते हैं। इसके पहले यूपीए था बच्चों, कांग्रेस का गठबंधन था वो, जिसको कहते थे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संपर्क कहते थे। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है अब एक नया गठबंधन बन गया जिसका नाम है इंडी गठबंधन। पहले इसका नाम था इंडिया गठबंधन। इंडिया देश का नाम था तो संविधान के अनुरूप ये गठबंधन का नाम सही नहीं होना चाहिए था, तो शॉर्ट में इसको कर दिया गया इंडी गठबंधन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग इंडी गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो वह पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाती है और सरकार बनाती है, जिसको हम इंडी गठबंधन कहते हैं, ताकि वो बहुमत प्राप्त कर सके। तो बहुमत प्राप्त करने के लिए कई विचारधारा की पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं बच्चों। और हमारे देश में अभी किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राजग, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो बीजेपी गठबंधन का नाम है। कांग्रेस गठबंधन का नाम यूपीए था, लेकिन अभी फिलहाल महागठबंधन बना है, जिसको हम लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है बच्चों। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी एक पार्टी को सरकार उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, जिसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। आज भारत की राजनीतिक पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के इधर उधर घूम रही है। आज भारत की जो राजनीति है पिछड़ी जाति, दलित जाति, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के इधर उधर घूम रही है और सत्ता हासिल करने के लिए लोग इन पर सुधार करने की कोशिश कर रही है। हर सरकार चाहती है कि पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों के हितों में सुधार करे, ताकि आने वाले समय में ये सभी जातियां उनको वोट दे और वो जाति डेवलप करे। कहीं ना कहीं ये जो सुधार है, ये जो पॉलिटिक्स के कारण सुधार हुआ है, चाहे पिछड़ी जाति में हो बच्चों, ठीक है, चाहे पिछड़ी जाति में हो या फिर दलित में हो, ठीक है बच्चों, पिछड़ी में हो या फिर दलित में हो या अल्पसंख्यकों में हो, ये सुधार जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी सुधार कर रही है आज के डेट में उनमें, उनका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले भविष्य में ये सभी जातियां उनको सपोर्ट करे और फिर से चुनाव जीते। जिसके कारण हम लोग इसको कह सकते हैं ये हमारे चुनाव का सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि जिनकी स्थिति खराब थी, पिछड़ों की खराब थी, दलितों की खराब थी, अल्पसंख्यकों की खराब थी, तो सरकार इन पर ध्यान दे रही है, इनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि ये जो स्थिति देखने को मिली है
इनकी स्थिति में जो सुधार हो रहा है, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ये हमारे सत्ता का एक पॉजिटिव पक्ष है, पॉजिटिव पार्ट है और एक सकारात्मक पहलू है बच्चों। ठीक है, इस तरीके हमारा आज के वीडियो का पार्ट 2 का जो अंतिम पोर्शन था वो हमारा क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है टाइमली आपको मिलता रहे बच्चों। इसी के साथ हम ये अपना वीडियो समाप्त करते हैं और इसका अगला पार्ट आपको मिल जाएगा बहुत जल्द बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और एक बात बता दें कि मैं इसके बाद आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी नोट समझाकर छोड़ दूंगा बच्चों। आपको यूट्यूब में हमारे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Yeah.